नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप सभी दर्शकों का आपके मनपसंद कार्यक्रम अन्नदाता में स्वागत करती हूं। किसान हमारे अन्नदाता हैं और उनकी उन्नति में ही राज्य की प्रगति है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। हमारे प्रदेश के किसान भाई इस समय रबी फसलों की खेती के लिए खाद, बीज और दवाओं को खरीदने में लगे हैं, लेकिन इन कृषि आदानों को खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, तभी आप रबी फसलों से अधिक उपज प्राप्त कर पाएंगे। इस बारे में सुझाव दे रहे हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार जग्गा। जैसा कि हमारे किसान भाई जानते हैं, बीज एक महत्वपूर्ण आदान है और खेत में जो उर्वरकता है वो बीज पर बहुत सारी बीज पर निर्भर करती है। हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि हमारे खेत में बीज को ही बोना चाहिए, अनाज नहीं बोना चाहिए। जो बीज है वो कौन सी वैरायटी का, अर्ली वैरायटी है या मध्यम वैरायटी है या अंतिम वाली वैरायटी है। क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि जैसे ही उसको बीज जैसा मिल जाता है वैसा बो देता है। मान के चलो यदि अर्ली सीजन है और उसको बीज यदि देरी वाला मिल जाता है तो देरी वाला बो देता है, या देरी में जाता है और देरी के समय पे यदि उसको जल्दी वाला मिल जाता है तो उसको बो देता है, या मान के चलो कुछ नहीं मिला तो जैसा बीज मिला वैसा बो दिया। किसान भाइयों, बीज को खरीदते समय कुछ मुख्य बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे किसी प्रकार का धोखा होने से बचा जा सके। प्राय देखने में आता है कि विक्रेताओं द्वारा मिलावटी या अशुद्ध या वैधता समय निकलने के बाद भी किसानों को बेच दिया जाता है, जिस कारण किसान भाई ठगी के शिकार हो जाते हैं और आने वाले समय में किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। अतः किसान भाइयों, बीज को खरीदते समय आगे बताई जा रही सावधानियों पर ध्यान देना चाहिए। किसान भाइयों, सबसे पहले तो आप बीजों को खरीदने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपको किस फसल की कितने क्षेत्र में खेती करनी है। उसी के अनुरूप आप बीज की खरीदारी करें। अनावश्यक तथा अत्यधिक मात्रा में बीज की खरीदारी नहीं करें। एक तो सबसे पहले हमारे किसान भाइयों बीज में अंकुरण क्षमता का निर्धारण कर लेना चाहिए कि हमारे बीज में अंकुरण क्षमता कितनी। आपने देखा होगा कि कई बार हमारे किसान भाई बीज ले आते हैं लेकिन वो उगता ही नहीं है। तो बीज लेते समय कम से कम 100 दाने बीज के लेके और एक कागज पर उनको, गीले कागज पर उनको क्रम से रख लेना चाहिए और उनको भिंगाकर फिर दूसरे दिन या तीसरे दिन उनको देखना चाहिए कि 100 दानों में से कितना दाने अंकुरित हुए। माना कि 100 में से यदि हमारे 70 दाने उगते हैं तो बीज ज़्यादा अच्छा नहीं है। यदि उसमें से 80 से 90% यदि बीज या दाने हमारे उगाते हैं तो हमें इस प्रकार का बीज सबसे उपयुक्त माना जाता है और इस प्रकार के बीज का ही हमारे किसान भाइयों को प्रयोग करना चाहिए। यदि आपको बीजोत्पादन करना है तो आधार बीज हेतु प्रजनक बीज की आवश्यकता पड़ेगी। उसी तरह यदि प्रमाणित बीज का उत्पादन करना है तो आधार बीज की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए विभिन्न प्रकार के बीजों के पैकेट के ऊपर विभिन्न रंगों के टैग लगे रहते हैं। उसे देखकर आप बीज की श्रेणी की पहचान कर सकते हैं। जैसे आधार बीज के लिए सफेद टैग का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह प्रमाणित बीज के लिए नीले रंग के टैग का प्रयोग किया जाता है तथा प्रजनक बीज के लिए सुनहरा पीला रंग का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, हमारे बीज में ये देख लें कि हमारा बीज कहीं सड़ा घुना तो नहीं है। यदि हमारा बीज अच्छा है और उसमें कहना चाहिए बहुत सारा जो इनर्ट मटेरियल, अक्रिय तत्व है वो बहुत कम होना चाहिए। तो इस प्रकार से इसको भी एक इनर्ट मटेरियल जिसको कहते हैं वो बोरे पर लिखा रहता है, हमारे किसान भाइयों को देख लेना चाहिए। तीसरी बात हमारे को चाहिए कि हमारे बीज उपचारित है कि नहीं, क्योंकि बीज यदि उपचारित नहीं है तो आपको अलग से उपचार करना पड़ेगा और यदि उपचारित नहीं है तो आपको उपचारित बीज ही लेना चाहिए। तो उपचारित है कि नहीं ये हमारा देख ले। चौथी बात, हमारे जो किसान भाई हैं वो बीज मिश्रित तो नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि बीज इस प्रकार का आ जाता है जिसमें कई बहुत सारी वैरायटियाँ अलग अलग तरह की मिली हुई रहती हैं, तो इस प्रकार का बीज हमको प्रयोग नहीं करना है। बीज एक ही सेम आकार का, सेम साइज का और बिल्कुल किसी प्रकार का कोई उसमें मिक्सिंग नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का बीज होना चाहिए। साथ ही ये भी देख लें कि बैग कहीं से कटा फटा तो नहीं है और कहीं हाथ से सिलाई तो नहीं की गई है, एवं बैग की सिलाई के अंत में सील दुरुस्त है। बीज की प्रमाणीकरण वैधता समय सीमा समाप्त हो गई हो या जल्दी ही समाप्त होने वाली हो तो ऐसे बीज को नहीं खरीदना चाहिए। चौथी बात, मार्केटिंग में जब बीज लेने जाते तो हमारे किसान भाई को एक रिलायबल
मैं फिर कह रहा हूँ विश्वसनीय सूत्र जहाँ है, विश्वसनीय जो बीज वाली जो संस्था है वहाँ से आपको बीज लेना चाहिए और लेने के पश्चात उसकी रसीद जरूर ले। किसी प्रकार का उसमें अडल्ट्रेशन होता है या किसी प्रकार का उसमें मिलावटी होता है तो हम उसकी एक पर्टिकुलर जगह पर हम उसकी शिकायत कर सकें। तो हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि इन सब चीज़ों का ध्यान रख के अपनी खेती को लाभ का धंधा बना सकते। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। जो किसान भाई बैंगन की खेती कर रहे हैं तो फसल से अधिक पैदावार लेने के लिए कुछ कार्यों को करना जरूरी है, जैसे कि खरपतवारों का नियंत्रण, सिंचाई एवं उर्वरक प्रबंधन और पौध संरक्षण उपाय आदि। तो किसान भाइयों, इन्हीं सब कार्यों को कब और किस तरह से करें, इसके बारे में जानकारी के लिए देखिए ये खास प्रस्तुति। किसान भाइयों, आज हम बैगन की फसल के बारे में चर्चा करेंगे और उसमें ये जानेंगे कि वर्तमान परिवेश में बैगन की खेती करने में हमें क्या क्या सावधानियां, क्या क्या बिंदुओं पर ध्यान देना है। किसान भाइयों, बैंगन की फसल में इस समय खरपतवार नियंत्रण कर यूरिया की संतुलित मात्रा का प्रयोग कैसे करना है, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, खरपतवार जो है वह हमारी मुख्य फसल की जैसे हवा, पानी, उर्वरक, खाद, जितने भी पोषक तत्व हैं सभी से प्रतिस्पर्धा रखती है। खेत में अब उनकी मुख्य फसल कम और खरपतवार ज़्यादा नज़र आने लगती है, तो इसके लिए समय पर उसका प्रबंधन होना अति अनिवार्य है। 20 से 30 दिन में आपको खरपतवार नज़र आने लगेगी। इसके प्रबंधन के लिए आप शुरुआती अवस्था में ही खरपतवार को निकाल दें और खुरपी की सहायता इसमें आप ले सकते हैं, जो कि पारंपरिक विधि है खरपतवार नियंत्रण की। तो इस तरह आप खरपतवार पर कंट्रोल या उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, उर्वरक और जो हमारी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं यह बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं किसी भी फसल के लिए। किसान भाइयों, नाइट्रोजन का जो हम उपयोग है हम बेसल डोज के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 30 से 45 दिन के अंतराल में 3 बार हम अपनी जब तक हमारी फसल है उसमें स्लिप्ट के रूप में भी दे सकते हैं, टुकड़े टुकड़े के रूप में दे सकते हैं, क्योंकि ये किसी भी फसल की नींव होते हैं तो इन पर विशेषकर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा बैंगन की फसल में सिंचाई प्रबंधन और जल निकास की व्यवस्था कैसे करें, इसकी जानकारी कुछ इस तरह से है। किसान भाइयों, हम बैगन की खेती में सिंचाई की बात करें तो अगर बरसात जहाँ पर समय समय पर होती है वहाँ पर आपको अलग से सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर आपका ठंड का और गर्मी का मौसम है तो आपको 10 से 15 दिन के अंतरालों में पानी देना अनिवार्य होगा। और किसान भाइयों, कई बार ऐसा होता है कि भूमि बहुत ज़्यादा जल मांग रहती है भूमि की, तो आप उसको भूमि को पकड़ के देख सकते हैं। यदि अगर आपको लगे कि भूमि में नमी नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपको 3 से 5 दिन के अंतराल में सिंचाई करनी होगी। सिंचाई अधिक कर देंगे तो भी हमारी फसल को नुकसान पहुंचेगा और पर्याप्त मात्रा में अगर हम सिंचाई नहीं देंगे तो भी हमारी फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसी तरह किसान भाइयों, हम जल निकास की बात करते हैं। जैसे कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है तो यह एक बड़ी परेशानी है, बड़ी समस्या है जल भराव की। इस पर निदान पाने के लिए आप समय समय पर ध्यान दें और अगर नालियाँ, जो किसान भाइयों नालियाँ इसमें आप काट सकते हो गैती फावड़े की मदद से, और इसका जो अतिरिक्त पानी आपका खेत में भर गया है उसको आप निकाल सकते हैं। बैंगन की फसल को तना और फल छेदक कीट द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, तो आप इसकी पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, आइए जान लेते हैं। किसान भाइयों, अब हम कीट प्रबंधन की और नज़र डालते हैं। कीट प्रबंधन हमें किस प्रकार करना है। किसान भाइयों, बैगन में मुख्यतः फल तथा तना छेदक कीट होता है। इसमें जो मादा है कीट की तो वह एक मादा कम से कम 300 अंडे देती है और यह अंडे जो हैं 10 से 15 दिन की अवस्था में फूट जाते हैं और यह अंडे जो है लार्वा का रूप ले लेते हैं और यह लार्वी जो होती है कीट की तने में चली जाती है। मतलब कि आप ऊपर से लेके नीचे तक पौधा आपका खराब होने लगता है, फूलों से आते आते फलों में आने लगती है और आपकी जो इल्ली है यह फल के अंदर अंडा और अपना एक्सक्रीटा
या मल जो है वो त्यागने लगती है और इससे हमारा फल है पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। इसके लिए हम लाइट ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। फेरोमोन ट्रैप 5 से 6 प्रति एकड़ के दर से लगा सकते हैं और 1 हेक्टेयर में 8 से 10 का उपयोग होना होता है। और इसका जो दूसरा चरण है वो है रासायनिक। इसके लिए हम कीट की रोकथाम के लिए आप एंडोकार्प दवा 1 ml प्रति लीटर का घोल तैयार कर सकते हैं और उस पर छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी गई है, अगर इस पर किसान भाई थोड़ा गौर करेंगे तो उनकी जो उपज है उसमें निश्चित रूप में वृद्धि हो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। कृषि सह व्यवसायों के अंतर्गत बकरी पालन व्यवसाय कम लागत में अच्छा लाभ देने वाला व्यवसाय है, लेकिन इस समय बकरियों में पीपीआर बीमारी का प्रकोप देखने में आता है और इस बीमारी की रोकथाम करना बेहद ही जरूरी है। तभी बकरी पालन से अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तो आप पीपीआर रोग की पहचान कर रोकथाम कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर भरत महतो। पीपीआर बकरियों में होने वाली एक वायरस जनित बीमारी है। ये बहुत ही अधिक जानलेवा और संक्रामक बीमारी है। ये बहुत तीव्र गति से एक बीमार पशुओं से दूसरे स्वस्थ पशुओं तक पहुंचता है और इससे प्रति वर्ष हजारों ने लाखों की संख्या में बकरियां मरते हैं। किसान भाइयों, बकरियों में होने वाली घातक बीमारियों में है पीपीआर। यह विषाणु जनित रोग है जिससे बकरियों में अत्यधिक मृत्यु होती है। इसलिए पीपीआर रोग को बकरियों में महामारी या बकरी प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग विशेषकर कम उम्र के मेमनों और कुपोषण व परजीवियों से ग्रसित बकरियों में अति गंभीर एवं प्राणघातक होता है, जिससे बकरी पालन में अधिक नुकसान होता है। क्योंकि ये आप सभी जान रहे हैं कि वायरस जनित होता है, इसी कारण इसके फैलने के माध्यम भी और बहुत सारे होते हैं। जैसे ये हवा के माध्यम से फैल सकता है, डायरेक्ट जानवरों के कांटेक्ट से फैल सकता है, पीने के पानी से फैल सकता है, या खाने पीने में प्रयोग होने वाले बर्तनों के द्वारा फैल सकता है, या फिर कहें तो उस बकरियों की सेवा शुश्रूषा कर रहे जो किसान हैं या जो फार्म के लोग हैं उनके द्वारा भी एक फार्म से दूसरे फार्म तक फैल सकता है। इसमें जो बकरियों के जो संक्रमित बकरियां हैं, इनमें जो लक्षण मुख्य लक्षण दिखाई पड़ते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। जैसे शुरुआती समय में बकरियों को काफ़ी तेज़ बुखार रहता है। तेज़ बुखार कहने का मतलब 105 से 6 डिग्री तक भी बुखार, फ़ारेनहाइट तक भी बुखार जाता है। बकरियां काफ़ी सुस्त रहती हैं, चरने फिरने में अपनी रुचि कम दिखाने लगते हैं। झुंड में चलते समय ये काफ़ी पीछे चलती हैं और खाने पीने की कमी होने के कारण ये सुस्त तो रहते ही हैं, साथ साथ धीरे धीरे 1-2 दिनों में कमजोरी आने लगती है और कमजोरी के साथ साथ 1-2 दिन जैसे ही जाता है इसमें सर्दी खांसी के लक्षण आने लगते हैं, जिससे सांस में उनको काफ़ी दिक्कत होती है। अगर मुंह का भीतरी भाग को आप खोलेंगे तो देखेंगे मुंह के चारों तरफ थोड़े लाल छाले टाइप का दिखाई पड़ते हैं और हल्का पतला एक व्हाइटिश लेयर जमा हुआ चारों तरफ रहता है। इनके पेशाब से काफ़ी बदबू आती है और 3-4 दिन जाने के बाद में कभी कभी देखा जाता है कि काफ़ी बदबूदार पतला पैखाना आने लगता है। ये बदबूदार पतला पैखाना आने की स्थिति में जब तक बकरियां पहुंचती हैं उस स्थिति में बकरियां काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं, चलते समय धीरे धीरे लड़खड़ाने लगती हैं, कुछ दूर चलने के बाद गिर जाएंगी, फिर उठती हैं। इस तरह से लक्षण दिखाई पड़ता है और अंततः बकरियां कमज़ोर होकर मर जाती हैं। बकरी पालक अपने पशुओं को पीपीआर जैसी घातक बीमारी से बचाने के लिए यदि कुछ पहलुओं पर ध्यान रखें तो काफी हद तक बकरियों को पीपीआर रोग से बचा सकते हैं। जैसे आपकी बकरी इस पीपीआर रोग से ग्रसित है तो उसे स्वस्थ बकरियों से अलग कर देना चाहिए। रोगी बकरियों का बचा हुआ चारा स्वस्थ पशु को ना खिलाएं एवं बीमार बकरी को चराने हेतु ना लेकर जाएं। पीपीआर रोग से प्रभावित पशु का इलाज योग्य पशु चिकित्सक से करवाएं। जैसा कि ये वायरस जनित बीमारी होने के कारण इसकी इलाज भी बहुत प्रभावित ढंग से नहीं हो पाता है, क्योंकि कोई भी एंटीबायोटिक्स का भी इस्तेमाल इसमें हम जब करते हैं तो बहुत अच्छा प्रभाव इसका नहीं दिखाता है। तो इससे रोग से बचने का सबसे बढ़िया उपाय और सबसे अच्छा उपाय है टीकाकरण।
किसान भाई, हम इस रोग से बचाव के लिए जितना सतर्कता बरतें उतना ही अच्छा है। इसके टीकाकरण हम 3-4 महीने के बकरियों के से शुरुआत कर सकते हैं। पहला टीका हम 3-4 महीने की उम्र में दें। उसके बाद में इससे 40 से 45 दिन में हम बूस्टर डोज दे भी सकते हैं। अगर नहीं भी दे पाते हैं तो इसको आप सालाना अगर आप रिपीट करते जाते हैं कुछ दिनों तक, 2-3 साल तक अगर आप इसको सालाना रिपीट करें, फिर उसके बाद आपको ये वैक्सीन को 3 साल में भी एक बार दें तो इस रोग से आने की क्षमता नहीं के बराबर रह जाती है। तो इसमें अगर आप रेगुलर वैक्सीनेशन करते हैं तो ये काफ़ी बच्चे इस रोग से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। और इसको वैक्सीनेशन करने का जो ऐसे तो पूरे सालों भर कभी भी आप अपने बकरियों को इस बीमारी से वैक्सीन कर सकते हैं, पर अच्छा समय होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास में अगर आप इस वैक्सीन को करते हैं तो अधिक सुरक्षा मिलने की संभावना रहती है। साथ साथ एक सावधानी और बरतनी है, जब आपको वैक्सीनेशन करना हो तो उसके करीब 10 से 15 दिन पहले अगर अपने बकरियों को कृमिनाशक दवा पिला दें तो ये टीका की जो प्रभाव क्षमता है, रोग रोधी क्षमता है, ये हम अधिक हासिल कर सकते हैं और आपकी बकरियों को सुरक्षा अधिक से अधिक मिल सकती है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसके तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम विक्रमपुर, जिला जबलपुर के किसान खुर्शीद खान ने। आप अमरूद में उकटा रोग की समस्या और उसके निदान पर जानकारी चाहते हैं, तो खुर्शीद जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अमरूद एक बहुत ही महत्वपूर्ण फल है और इसमें जो खास समस्या आती है जिसे हम उकठा रोग कहते हैं, ये उकठा रोग फ्यूजेरियम विल्ट के कारण होता है। और यह समस्या अमरूद के फसल में सबसे शुरुआती समय जो इसको जो पहली बार देखा गया था वो लखनऊ में 1935 में इसको पहली बार देखा गया था। यह मिट्टी से होने वाला रोग है। उकटा रोग फ्यूजेरियम फंगस से फैलता है। यह भोजन के साथ पेड़ की जड़ों के अंदर प्रवेश कर जाता है और भोजन नलियों को जाम कर देता है, जिससे पेड़ के ऊपरी भाग तक भोजन नहीं पहुंच पाता और पेड़ सूख जाता है। अमरूद के उत्पादन में यह सबसे बड़ी समस्या है। इसमें शाखाएं ऊपर से सूखनी शुरू हो जाती है और पूरी सूख जाती है। बाद में पूरा पौधा सूख जाता है। यह रोग वर्षा ऋतु में सबसे अधिक देखा जाता है। उकठा रोग उन क्षेत्रों में भी अधिक होता है जहां जल भराव की समस्या लंबे समय तक बनी रहती है। इसमें जो होता है कि शुरुआती जो इसके लक्षण हैं, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, किनारों से मुड़ने लगती हैं और उसके बाद ये धीरे धीरे झड़ जाती हैं। ज़्यादातर इसका प्रकोप हम लोग देखते हैं जो स्थापित फल बाग हैं, जो पेड़ पुराने हो चुके हैं, उनमें अगर किसी एक पौधे में इसका प्रकोप शुरू होता है तो यह धीरे धीरे पूरे ऑर्चार्ड को नष्ट कर देता है। तो ये इतना खतरनाक है बीमारी ये कि आपके पूरे फल बाग को ये उजाड़ देता है। तो इसलिए किसान भाइयों को ज़रूरी है कि जब ये किसी 1-2 पेड़ में इसको देखें तभी इसके लिए प्रयास करना शुरू करें कि ये उनके पूरे फल बाग को नष्ट ना करे। पौधों में रोग लगने पर इसका कोई निदान नहीं है, लेकिन ट्राइकोडर्मा विरिडी को गोबर की खाद के साथ मिलाकर खेतों और पेड़ों की जड़ों में प्रयोग करने से इसका प्रकोप कम किया जा सकता है। आमतौर पर ट्राइकोडर्मा विरिडी की 5 किलोग्राम मात्रा को 40 से 50 किलोग्राम गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट के साथ मिलाकर उसमें हल्का पानी सींचकर प्लास्टिक की बोरी से 10 से 15 घंटे तक ढक देते हैं और उसके बाद थैलों और पौधों की जड़ों के पास इस मिश्रण को डालते हैं। इसके लिए तो सबसे पहले किसान भाइयों को करना होगा कि वो अपने फल बागों की साफ सफाई पर ध्यान दें और जो पेड़ की टहनियाँ सूख रही हैं उनको काट छांट कर हटा दें, मिट्टी में दबा दें या फिर जला दें, जिससे कि जो रोग फैलाने वाले जीवाणु हैं, विषाणु हैं, वो दूसरे पौधों को आक्रमित ना कर सके। और पेड़ के चारों ओर रिंग बनाएं, घास खरपतवार हटा दें और रिंग बनाकर मिट्टी का उपचार करें।
मिट्टी का उपचार करने के लिए वो कार्बेंडाजिम 2 ग्राम और 1 लीटर पानी में उसका घोल बनाकर मिट्टी में स्प्रे करके मिट्टी के जो हम लोग रिंग बनाए हैं एक पेड़ के चारों ओर, उसको मिट्टी उपचार कर दें। और इसके साथ साथ अगर नए अमरूद के बाग लगा रहे हैं तो उसमें गड्ढों को फॉर्मलिन से उपचारित करें। फॉर्मलिन से उपचारित करके उसको 3-4 दिन के लिए ढक दें। उसके बाद उसको ढक दिए हैं हम लोग गड्ढों को, उसको खोलकर 2 हफ्ते के बाद उसमें पौधों को लगाना चाहिए। इससे मिट्टी का उपचार हो जाएगा और चूँकि ये मिट्टी जनित बीमारी है उसको हम फैलने से रोक सकते हैं। और जो स्थापित फल बाग हैं जो अमरूद के उकठा रोग के कारण नष्ट हो रहे हैं, उनका उपचार करने के लिए आप मिट्टी के चारों ओर रिंग बनाकर उसमें चूना डाल सकते हैं और जो नीला थोथा वो भी आप मिट्टी में मिलाकर मिट्टी का उपचार कर सकते हैं। इस रोग से बचाव के लिए अमरूद की उकठा रोग रोधी किस्मों का चयन करें। यह रोग मिट्टी जनित है, इसलिए पौधा रोपाई के पूर्व मिट्टी को फॉर्मलिन दवा से निर्जीवीकृत करना चाहिए। अमरूद के बागों में अधिक समय तक पानी का जमाव नहीं होने दें। बरसात के मौसम में पौधों के तनों के पास मिट्टी अवश्य चढ़ा दें। साथ ही मिट्टी जांच के आधार पर संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें। पेड़ के चारों ओर मिट्टी की खुदाई करके जो हमने रिंग बनाया है उसमें हम मैनकोजेब का भी छिड़काव कर सकते हैं। ये सारी दवाइयाँ हैं जो अमरूद के उकठा रोग में उपचार में काम में लाए जाते हैं। तो यदि किसान भाई इन बातों का ध्यान रखते हैं तो अमरूद के उकठा रोग से काफ़ी हद तक उन्हें निजात मिल सकती है। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।